बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान अफेयर के लेक्चर 12 में हम इंडियन नेशनल कांग्रेस पे बात करेंगे और ये देखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सब कॉन्टिनेंट में इंडिपेंडेंस के लिए क्या एफर्ट्स की और उसका क्या रिजल्ट निकला। इंडियन नेशनल कांग्रेस was established on 28th December 1985 in Bombay with 72 delegates in attendance. इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बाहर से वजूद में आई और इसकी पहली मीटिंग बॉम्बे में हुई जिसमें 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया और इन 72 में से दो डेलीगेट्स जो थे वो मुस्लिम थे, बाकी डेलीगेट्स जो थे वो आइदर देवर हिंदूस और या वो अंग्रेज थे। पहली जब कांग्रेस की मीटिंग हुई उसमें उमेश चंद्र बनर्जी ऑफ कलकत्ता was elected as president and Alan Octavian Hume assumed the office as the general secretary. तो इस पहली मीटिंग में ह्यूम को उन्होंने जनरल सेक्रेटरी बनाया और बनर्जी को उन्होंने इसका प्रेसिडेंट बनाया। लेकिन इसको एस्टेब्लिश करने की तमाम तरकाविशें जितनी भी थी वो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने सर अंजाम दी, जो एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का मुलाजिम था। The majority of the founding members of the Congress were educated or lived in Britain. ये वो लोग थे जो ज्यादा बरतानिया में पढ़ के आए थे या जो बरतानिया में रहते थे या बेसिकली वो थे ही अंग्रेज। तो उन्होंने ये एक काविश की कि इंडिया के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए ताकि लोगों के पॉलिटिकल राइट्स जो है वो उन लोगों को दिलवाए जा सकें। Majority of the members were inspired and had all fallen under the influence of Dadabhai Naoroji, who later became the first Indian member of British Parliament from 1892 to 1895. ये जितने लोग थे जिन्होंने ये कांग्रेस बनाई वो दादा भाई नौरोजी से बहुत इन्फ्लुएंस थे, बहुत इनसे इंस्पायर थे। और दादा भाई नौरोजी उस वक्त इंग्लैंड में क्या वजीर थे और वहां पे उन्होंने सरपरस्ती की इन लोगों की जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई और इन्होंने सारी इंस्पिरेशन और गाइडेंस दादा भाई नौरोजी से ली। यहाँ तक कि दादा भाई नौरोजी जो थे वो 1892 में पहले मेंबर इंडियन मेंबर बने बरतानवी पार्लियामेंट के और 1892 से लेकर 1895 तक वो बरतानवी पार्लियामेंट के मेंबर के तौर पर उन्होंने काम किया। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने भी अपनी इब्तदाई सियासी ट्रेनिंग जो है वो दादा भाई नौरोजी से ली। जब कांग्रेस का मार्ज वजूद में आई तो उस वक्त कांग्रेस का चार्टर ये था टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन नेशनलिस्ट्स political workers from different parts of the country, to develop and consolidate the feelings of national unity irrespective of caste, religion or province, to formulate popular demands and present them before the government, to train and organize the public opinion in the country. ये चार बेसिकली मकासद थे शुरू में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस मार्ज वजूद में आई, जिसको हम कांग्रेस का चार्टर कहते थे। इसमें जो दो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो उसमें एक तो वो चाहते थे कि नेशनल यूनिटी फोस्टर की जाए लोगों में, क्योंकि इंडिया एक मल्टी एथनिक और मल्टी रिलीजन कंट्री था और कांग्रेस की ये ख्वाहिश थी कि इस मल्टी लिंगुअल और मल्टी रिलीजियस कंट्री को एक होमोजेनाइज किया जाए। एक इंडियन नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट के साथ उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स शुरू की। तो इस तरह उनका पहला जो मकसद बड़ा मकसद था दैट वाज नेशनल इंटीग्रेशन और नेशनल यूनिटी। दूसरा वो अंग्रेजों के और लोगों के दरमियान जो एक खलीज थी उसको दूर करना चाहते थे और लोगों की आवाज अंग्रेजों तक पहुंचाना चाहते थे, लोगों के डिमांड्स अंग्रेजों तक पहुंचाना चाहते थे, लोगों की ख्वाहिशात अंग्रेजों तक पहुंचाना चाहते थे और उनका हल चाहते थे कि अंग्रेज लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक, लोगों की नीड्स के मुताबिक यहाँ गवर्निंग सिस्टम लेके आए। टू ट्रेन एंड ऑर्गेनाइज पब्लिक ओपिनियन इन द कंट्री, और दूसरा वो पब्लिक ओपिनियन को चैनलाइज करना चाहते थे ताकि बरतानवी सरकार तक वो पब्लिक ओपिनियन पहुंचाई जा सके जो लोगों की वॉइस ऑफ द हार्ट है। तो इस चार्टर के तहत इंडियन नेशनल कांग्रेस ने काम शुरू किया। कांग्रेस का वजूद आया तो उसके बाद उन्होंने 1885 से लेकर 1905 तक जो पॉलिसीज रखी उसमें चार डिफरेंट स्फीयर्स थे जिसके अंदर उन्होंने अपनी पॉलिसीज बनाई और उन्होंने बरतानवी सरकार को कंपेल किया कि वो इन पॉलिसीज के मुताबिक, इन चीजों के मुताबिक अपनी पॉलिसीज बनाए। उनमें जो चीजें थी
उसमें चार ऐसे एलिमेंट्स थे। एक तो कांग्रेस ने सिविल राइट्स की बात की, उसके बाद उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात की, फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात की, और उसके बाद उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात की। ये शुरू के जो साल हैं इसके कांग्रेस के सियासत के 1885 से लेके पार्टीशन ऑफ बंगाल तक 1905 तक, ये सियासत का महवर कांग्रेस का ये चार स्फीयर्स रहे। तो सिविल राइट्स की बात करती थी कांग्रेस। द कांग्रेस लीडर्स रियलाइज द वैल्यू ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रेस की बात की, द राइट टू ऑर्गेनाइज प्रोसेशंस, मीटिंग्स एंड सिमिलर अदर राइट्स। तो इसमें बेसिक राइट्स जो है लोगों के, कांग्रेस ने उसको जो है वो फोकस किया शुरू में, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, और उसके बाद प्रोसेशंस हैं और मीटिंग्स है, और इस तरह के जो बेसिक राइट्स हैं उसको उन्होंने फोकस किया। तो पहला स्फीयर उनका जो कांग्रेस के काम करने का था, दैट वाज द सिविल राइट्स। दूसरा स्फीयर वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में द कांग्रेस लीडर्स अर्ज द गवर्नमेंट to remove certain administrative abuses and run public welfare measures. They put emphasis on appointment of Indians in the government service. उन्होंने कहा जी इंडियंस को लिया जाए, और इसके लिए फिर उन्होंने कहा कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लिया जाए, उसके जरिए लोगों को लिया जाए। स्पेसिफिक प्रपोजल्स आर मेड टू ओपन एग्रीकल्चर बैंक फॉर द रिलीफ ऑफ पीजेंट्री, जिसमें किसानों की हेल्प के लिए एग्रीकल्चर बैंक के क्याम की बात की। कांग्रेस लीडर्स आल्सो रेज द वॉइस ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेटरी लॉज एनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने बहुत से लॉज ऐसे बनाए थे जो डिस्क्रिमिनेटेड थे टुवर्ड्स द इंडियन, तो कांग्रेस ने उन लॉज के खिलाफ भी बात की। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फोरम पे उन्होंने इस तरह के मामला जो थे उनको उजागर किया। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात इंडियन नेशनल कांग्रेस करती थी। द डिमांड मेड बाय द अर्ली कांग्रेस लीडर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स वर, नंबर 1, टू इंक्रीज द पावर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का पिछला लेक्चर मैंने आपको बताया है, जिसके अंदर हमने इंडियन काउंसिल्स एक्ट पढ़ा था, और उसे 61 का 1861 का, और उसके बाद फिर हमने 1892 का पढ़ा। तो उसमें कांग्रेस ने बेसिकली जो 92 के अंदर इसमें एनलार्जमेंट होती है इंडियन काउंसिल्स की, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बेसिकली इन डिमांड्स की वजह से होती है कि उसकी पावर्स को इंक्रीज किया जाए। टू इंक्लूड इलेक्टेड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, उसमें इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को शामिल किया जाए, और उसमें शामिल होने की बुनियाद इलेक्शन हो। कांग्रेस का ये मुतालबा था कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं काउंसिल्स के अंदर, उनको वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हों। However, the British government of the India paid negligible regard to the above demands made by the Congress. लेकिन इसमें से बहुत कम डिमांड ऐसे थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1892 का जो काउंसिल्स एक्ट था उसके अंदर माने। लेकिन सब्सिक्वेंटली कांग्रेस का फोकस इसी चीज पे रहा कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो होने चाहिए। चौथा और आखिरी आइटम जो इसमें पॉलिसीज में था इंडियन नेशनल कांग्रेस के एजेंडे पे, दैट वाज द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। In the economic sphere, Congress blamed the economic policies of the British government that resulted in rising property price and other economic issues which affected the Indian people. Basically, जो imperialism था, British imperialism, उसमें लोगों की इकोनॉमिक हालत जो थी वो ग्रेजुअली कम होती जा रही थी, क्योंकि जो कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उसमें यहाँ से रॉ मटेरियल हमेशा लेके जाते थे इंग्लैंड, और वहां से फिनिश गुड्स यहाँ से लेके आते थे। तो इस डेप्रीविएशन, जो इकोनॉमिक डेप्रीविएशन थी, उसके लिए फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो स्वदेशी मूवमेंट चलाई, ताकि लोग जो है वो इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स जो हैं उनको इस्तेमाल करें और इंपोर्टेड चीजों का बाइकाट करें। तो शुरू में कांग्रेस ने जो पॉलिसीज बनाई वो ये इन चार स्फीयर्स में थी। By 1907, the Congress has split into moderate group led by Gopal Krishna Gokhale, who sought dominion status for India, and the militant faction under Bal Gangadhar Tilak, who demanded self-rule. तो 1907 में कांग्रेस के अंदर डिवीजन हुआ, और डिवीजन दो हिस्सों में कांग्रेस बट गई। एक हिस्सा जो था वो मॉडरेट था,
और वो सिस्टम के अंदर रहते हुए पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात कर रहा था और उनका ख्याल ये था कि हमें डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाए। डोमिनियन स्टेटस उस वक्त तक मिल चुका था, कनाडा को मिल चुका था डोमिनियन स्टेटस, उस वक्त ऑस्ट्रेलिया को मिल चुका था, साउथ अफ्रीका को मिल चुका था। तो उस वक्त 6 या 7 कंट्रीज ऐसे थे जो ब्रिटिश कॉलोनी में थे लेकिन उनको डोमिनियन स्टेटस मिल गया था। डोमिनियन स्टेटस में कोई भी मुल्क जो है वो बरतानिया के अंडर ही रहता था के लिए वो मानता था, लेकिन वहां गवर्नमेंट इंडिजिनस लोगों की होती थी। जबकि एक और फैक्शन जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस में, जिसको मिलिटेंट फैक्शंस कहते हैं, रेडिकल्स का नाम उनको देते थे, उसमें ये गंगाधर तिलक थे जिनका ख्याल ये था कि हमें सेल्फ रूल की तरफ जाना चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं लेना चाहिए, इंडिया शुड बी अ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट कंट्री आउट ऑफ द क्लचेस ऑफ द क्राउन। तो ये दो तरह से कांग्रेस जो थी वो 1907 में दो धड़ों में बट गई। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 1906 में कांग्रेस को ज्वाइन किया। इनका ताल्लुक मॉडरेट ग्रुप से था और मॉडरेट ग्रुप्स का वो तबका था ये जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे बिलीव करता था। और इसी तरह गांधी जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस उसने ज्वाइन की 1915 में। ये इससे पहले साउथ अफ्रीका में थे और जो गोपाल कृष्णा गोखले थे प्रेसिडेंट कांग्रेस के, उनकी रिक्वेस्ट पे ये वहां से इंडिया वापस आए और इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। तो बाय 1930 द कांग्रेस पार्टी हैड अनाउंस्ड दैट द ओनली गोल फॉर द लिबरेशन मूवमेंट शुड बी पूर्ण स्वराज्य और टोटल इंडिपेंडेंस। 1930 में कांग्रेस इस नतीजे पे पहुंच गई कि वो मुकम्मल आजादी की बात करेंगे और उसके लिए उन्होंने 26 जनवरी 1930 वाज डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज्य डे, कि उन्होंने इसको मुकम्मल आजादी का दिन डिक्लेयर कर दिया। 1935 में एक एक्ट बनता है, इंडिया एक्ट 1935, और उसके बाद इसका नफाज 1937 में होता है, जिसमें 11 प्रोविंसेस बना दिए गए और उसमें प्रोविंशियल इलेक्शन जो है वो 1937 के अंदर उसमें प्रोविंशियल इलेक्शन होते हैं। 1935 के एक्ट के तहत 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शन होते हैं और उसमें 1935 के एक्ट में इंडिया को 11 सूबों में तकसीम किया गया था और इन सूबों में मद्रास सेंट्रल प्रोविंस, बिहार, उड़ीसा यूनाइटेड प्रोविंस, बॉम्बे, असम, एंडल व्यापी, बंगाल, पंजाब और सिंध। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी इनमें से 8 सूबों में जो हिंदू अक्सरियत के सूबे थे वहां हुकूमत बनाने में कामयाब हुई और उसमें बंगाल, पंजाब और सिंध में इनकी हुकूमत नहीं बन सकी, बाकी इन्होंने हुकूमत बना ली। तो इस तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पहले इलेक्शन होते हैं इंडिया में अंडर द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश राज, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस 8 सूबों में सूबाई हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है। और ये हुकूमत जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ये 1939 तक सेकंड वर्ल्ड वार के शुरू तक रहती है। तो उसके बाद फिर सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हो गई। सेकंड वर्ल्ड वार में ब्रिटिश ने वादा किया इंडियंस के साथ कि अगर वार हम जीत गए तो हम इंडिया को इंडिपेंडेंस दे देंगे। तो 1945 में जब जंग खत्म होती है तो उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना वादा पूरा करते हुए फिर इंडिपेंडेंस का ऐलान करती है। तो इस तरह 1947 में यहाँ से कॉलोनाइजेशन इंडिया की जो है वो खत्म हो जाती है और इंडिया जो है वो 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स इंडिया और पाकिस्तान की सूरत में इमर्ज करता है। अब इस सारे पॉलिटिकल स्ट्रगल में जो कांग्रेस का प्लेटफॉर्म यूज हुआ, उस प्लेटफॉर्म में कांग्रेस ने बहुत सी मूवमेंट चलाई टू कंपेल द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एक्सीड टू द पॉलिटिकल डिमांड्स ऑफ द इंडियन पीपल। अब वो जो चलाई गई यहाँ पे कैंपेन्स, पॉलिटिकल कैंपेन चलाई गई, वो कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से वो इस तरह थी। सबसे पहले 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है, 1905 से लेकर 1911 तक, तो उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट चलाई। Swadeshi movement was a consequence of Lord Curzon's announcement of the partition of Bengal in 1905 on the grounds that the population of Bengal as a whole would be difficult to govern. लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो उस तकसीम के खिलाफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक कैंपेन चलाई और उस कैंपेन में एक मूवमेंट थी जिसका नाम था स्वदेशी मूवमेंट। इस पे उन्होंने जितनी भी ब्रिटेन की प्रोडक्ट्स थी सबका बाइकआउट कर दिया और उन्होंने कहा कि लोग लोकल प्रोडक्ट यूज करें ताकि बरतानिया को इकोनॉमिक लॉस जो है वो सस्टेन करना पड़े और उस वक्त तक बाकायदा बाइकआउट किया जाए बरतानवी चीजों का जब तक बरतानिया पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनेल नहीं कर देता। तो अल्टीमेटली ये 1911 में
फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल की एनलमेंट होती है, तो उसके साथ ये स्वदेशी मूवमेंट भी खत्म हो जाती है। तो ये पहली पॉपुलर मूवमेंट थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने चलाई, और वो स्वदेशी मूवमेंट थी। अल्टीमेटली हिंदू जो थे वो बरतानिया को कंपेल करने में कामयाब हो गए। 1916 से लेकर 1918 तक होम रूल मूवमेंट चलती है, और ये होम रूल मूवमेंट वो रेडिकल एलिमेंट जो है कांग्रेस का वो चलाता है, जिसमें बाल गंगाधर तिलक जो है वो और एनी बेसेंट ने 1916 में ये एक तहरीक चलाई, और ये 2 साल 3 साल तक तहरीक चलती रही। इसको होम रूल मूवमेंट है, और इसका पर्पस ये था, द मूवमेंट वाज टारगेटेड एट अचीविंग सेल्फ रूल विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि हिंदुस्तान को खालिस्तान आजादी दी जाए और इनको सेल्फ रूल दिया जाए। गांधी साहब ने 1915 में ज्वाइन किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को, तो उसके बाद उन्होंने अपने प्रोटेस्ट शुरू किए, और वो प्रोटेस्ट उनके जो थे उसको नाम दिया गया सत्याग्रह का, और ये था नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। ये गांधी की फिलॉसफी थी कि प्रोटेस्ट नॉन वायलेंट होने चाहिए। तो उसके बाद जैसे ही गांधी साहब ने ज्वाइन किया, तो उन्होंने ये अपनी नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट जो थे वो शुरू किए, और सबसे पहला प्रोटेस्ट जो था ये 1917 में आया, और ये कम्प्रान मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। और इसमें ये फर्स्ट एक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस का था, जो गांधी के ज्वाइन करने के बाद किया गया, और इसका मरकज जो था दैट वाज बिहार। 1917 में अगेंस्ट द प्लाइट ऑफ द फार्मर्स हु वर सब्जेक्ट टू ऑप्रेसिव रेगुलेशंस एंड हाई टैक्सेस। तो वहां पे बंगाल में जिम्मेदारों के खिलाफ बड़े ऑप्रेसिव रेगुलेशंस बनाए हुए थे, और इंडिगो फार्मर्स को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। तो उनकी प्लाइट के लिए गांधी ने 1917 में ये एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट जो था वो शुरू किया। गांधी ऑर्गेनाइज्ड 3 प्रोटेस्ट, इसमें 3 प्रोटेस्ट थे। पहला प्रोटेस्ट कम्प्रान में था, दूसरा अहमदाबाद में था, और तीसरा खेड़ा में था। ये 1917 से लेकर 1917 के दरमियान ये नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट थे, और ये फार्मर्स की भलाइट को बेहतर करने के लिए 1919 में रॉबर्ट एक्ट के नाम से एक्ट पास किया गया था, और इसका ओरिजिनल जो नाम था एक्ट का अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919, और इसको उर्फिया में रॉबर्ट एक्ट कहा जाता था। ये बरतानवी सरकार ने पास किया, और इस एक्ट के तहत इंडियंस की जो फ्रीडम थी वो उसको कर्टेल किया गया, और इंडियंस जो प्रेस थे उनकी पावर्स को कर्टेल किया गया, और इंडियंस अगर किसी टेरर के एक्ट में मुलव्वस हों तो उनको 2 साल तक डिटेन करने का ऑर्डर जो था या लॉ पास किया गया। तो इस लॉ के पास होने के खिलाफ पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट हुए, और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी उन प्रोटेस्ट का हिस्सा रही। तो इसमें गांधी बिगेन नॉन वायलेंट सत्याग्रह इन 1919 टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स अनफेयर रॉबर्ट एक्ट। और इसी एक्ट के नतीजे में फिर जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, जो 1900 अप्रैल 1919 में होता है। तो ये भी कांग्रेस जो थी इस प्लेटफॉर्म पे भी उन्होंने अपने प्रोटेस्ट किया। 1920 में इंडिया में खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुई, और इसका पर्पस जो था वो खिलाफत की प्रोटेक्शन थी। और ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जब टर्की जो था वो शिकस्त खा गया, और जर्मनी के साथ, तो उसमें फिर ऑटोमन अंपायर खत्म हो गई, तो उसमें खिलाफत भी खत्म हो गई। तो इंडियन मुस्लिम्स जो थे उन्होंने ऑटोमन अंपायर की प्रोटेक्शन के लिए और खिलाफत की प्रोटेक्शन के लिए फिर एक खिलाफत मूवमेंट चलाई। तो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस भी इस में जो है वो शामिल हुई, और गांधी साहब ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। लेकिन गांधी साहब की फिलॉसफी जो थी वो नॉन वायलेंट की थी। जब चोरी चुरा इंसिडेंट फरवरी 2022 में, जिसमें फाइट बिटवीन पुलिस एंड द प्रोटेस्टर्स, अ वायलेंट क्राउड सेट फायर टू द पुलिस स्टेशंस किलिंग 22 पुलिसमैन, गांधी डिसाइडेड टू पुट एन एंड टू द मूवमेंट। तो उसमें फिर एक थाने पे हमला हुआ, जिसमें 22 पुलिस कांस्टेबल जो थे उनकी डेथ होती है। तो इसके बाद फिर गांधी डिसोसिएटेड हिमसेल्फ फ्रॉम दिस खिलाफत मूवमेंट, saying that it has turned violent, और वो वायलेंस उनकी फिलॉसफी के अंदर नहीं था। तो इस तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसने खिलाफत मूवमेंट से अपनी दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया, लेकिन उन्होंने शुरू मुसलमानों के साथ मिलकर ये खिलाफत मूवमेंट की। 1930 में
इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू की और इसका पर्पस जो था वो साल्ट के बारे में गवर्नमेंट ने जो रेगुलेशंस बनाए थे उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना था। ये सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, इसको साल्ट मार्च का नाम ही देते हैं और साल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं, इसको इसको डंडी मार्च भी कहते हैं, इसको डंडी सत्याग्रह भी कहते हैं। और इसको डंडी सत्याग्रह इसलिए कहते हैं कि ये गुजरात में डंडी के मुकाम पे ये प्रोटेस्ट किए गए थे, इसलिए इसको डंडी मार्च भी कहते हैं। ब्रिटिश सरकार ने इंडियंस के साल्ट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर पाबंदी लगा दी थी, वो साल्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते थे। लेकिन गुजरात में बहुत से लोग जो थे वो इस ट्रेड में भी थे, बिजनेस में भी थे, तो इसलिए गांधी ने उनके कहने पे, उनकी फ्लाइट को देखते हुए ये एक मूवमेंट शुरू की थी। और उसमें गुजरात में जो सी वाटर से साल्ट बनाते थे उस पर पाबंदी लगने के खिलाफ ये थी। ये एक बड़ी तहरीक थी जिसमें 60,000 के करीब लोग जो है वो डिटेन हो गए। और इसी की वजह से गांधी साहब ने जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें शिरकत नहीं की, क्योंकि गांधी उस वक्त अरेस्ट हुए थे और कांग्रेस ने एज अ प्रोटेस्ट जो है वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की थी। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद फिर गांधी और इरविन पैक्ट होता है, जिसके नतीजे में गांधी साहब को रिलीज किया जाता है और गांधी फिर दूसरी बार जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है उसमें शरीक होते हैं। उसके बाद अगली बड़ी मूवमेंट जो चलाई जाती है वो 1940 में जब मिनिस्ट्री से रिजाइन करती है कांग्रेस, तो उसके बाद ये एक इंडिविजुअल प्रोटेस्ट शुरू किए जाते हैं। और ये एक सिलसिला है जिसमें नेहरू ने भी हिस्सा लिया, जिसमें गांधी ने भी हिस्सा लिया, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत से लोगों ने हिस्सा लिया। और इसका पर्पस जो था वो 1940 का वो ये था कि इंडियंस को उनकी मर्जी के बगैर सेकंड वर्ल्ड वॉर में झोंका जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये प्रोटेस्ट किया। अगला बड़ा प्रोटेस्ट जो कांग्रेस ने किया या मूवमेंट थी, दैट वाज क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। When the Cripps mission arrived India in 1942, was unable to promise any type of constitutional remedy to the Indian issues. ये क्रिप्स मिशन जब फ्लॉप हुआ तो उसके बाद इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने चलाई और इसका पर्पस ये था कि अंग्रेज इंडिया को छोड़ के चले जाएं और इंडिया का इक्तदार जो है वो इंडियंस के हवाले कर दिया जाए। इस मूवमेंट का आउटकम ये हुआ कि इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस को अनलॉफुल एसोसिएशन करा दिया, इसके दफातर बंद कर दिए गए और इसके लीडरशिप जो थी वो उसको अरेस्ट कर लिया। सेकंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म होती है तो इसमें प्रॉमिस किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगी तो हम इंडिया को इंडिपेंडेंस दे देंगे। 1945 में जहां खत्म हो गई तो उन्होंने फिर इंडिया को है वो आजाद करने का फैसला किया। The jailed political prisoners of Quit India movement were released and India got independence in 1947. तो इंडिया को 1947 में इंडिपेंडेंस मिल गई। इस इंडिपेंडेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में हमने बात कर ली है, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग जो है वो इंशाल्लाह हम कल वाले लेक्चर के अंदर देखेंगे कि मुस्लिम लीग ने कैसे कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फिर इंडिया जब बाहर से वजूद में आया तो उसमें डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी बन गई। 1952 में जब पहले जनरल इलेक्शन होते हैं इंडिया में तो उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक ओवर लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री हासिल की और इस तरह उन्होंने गवर्नमेंट बनाई और ये 1977 तक उनकी हुकूमत रहती है। 1977 के इलेक्शन में फिर उनको डिफीट होती है और जनता कोalition जो है उसकी गवर्नमेंट बन जाती है। तो इंडिया नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस played a very significant role in the independence of subcontinent. इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुस्लिम लीग के साथ जो रिलेशंस रहे उसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स आते रहे और उन अप्स एंड डाउन्स में जो 1906 में मुस्लिम लीग बनती है तो 1906 से लेकर 1911 तक रिलेशन स्ट्रेंड रहे बिकॉज ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल और 1916 से लेकर 1928 तक ये रिलेशंस कॉर्डियल रहते हैं जब दोनों एक ही प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। उसमें लखनऊ पैक्ट साइन होता है और उसमें कम्युनल अवार्ड जो है आपस में इनका एग्री कर और खिलाफत मूवमेंट दोनों पार्टीज मिलकर चलाती हैं। तो ये हनीमून पीरियड जो है वो समझा जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट बिटवीन कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। 1928 से लेकर 1935 तक रिलेशन स्ट्रेट रहते हैं और इसमें इख्तलाफात कम्युनल अवार्ड का है और इस अरसे में नेहरू रिपोर्ट आती है, कायद 14 पॉइंट आते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज आती हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज दोनों किसी एक एजेंडे पे मुत्तफिक नहीं हो सकी।
1937 से 1939 तक का वो पीरियड है जब कांग्रेस को प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनाने का मौका मिलता है। इस अरसा में भी मुसलमानों के और मुस्लिम लीग के हालात जो है वो इसके साथ कांग्रेस के साथ कशीदा रहते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव एट्रोसिटीज कमिटेड बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट और मुस्लिम्स। 1940 से लेके 1947 तक रिलेशन स्ट्रेन रहते हैं और उसमें मुस्लिम डिमांडेड सेपरेट होमलैंड और मुसलमान एक अलग मुल्क की बात करते हैं और पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास होती है 1940 में और उसके बाद वन पॉइंट एजेंडा कांग्रेस का है कि हमने एक अलग मुल्क लेना है, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो स्ट्रगलिंग फॉर यूनाइटेड इंडिया और वो यूनाइटेड इंडिया की बात कर रही थी। तो इस तरह 1940 से लेकर 1947 तक दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ पॉलिटिकल इख्तलाफात रखती हैं। नेशनल कांग्रेस के बारे में अगर आपने मजीद मालूमात लेनी है या आपने और पढ़ना है तो उसके लिए कुछ रेफरेंसेज हैं। ऑन द ओरिजिन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस अ केस स्टडी ऑफ क्रॉस कल्चरल सिंथेसिस, ये ट्रेविस हेन्स की है। मोइन जैदी की है द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और एम के सिंह की है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870s टू 1947 नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग है। ये बुक्स बड़ी रेफरेंस साइंस में अगर आप पढ़ना चाहें। इसके बाद कृष्णा सिंह की इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्रॉम 1885 टिल 2017, सर विलियम वेडरबर्न, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस और पताबी सीता रमाया हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, रिचर्ड सीजन, स्टेनले ए वॉलबर्ट, कांग्रेस एंड इंडियन नेशनलिज्म द प्री इंडिपेंडेंस फेज। ये बुक्स हैं, ये रेफरेंसेज हैं। अगर आपने मजीद इस पे पढ़ना है तो आप इनसे रहनुमाई ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगला लेक्चर जो है हमारा वो पार्टीशन ऑफ बंगाल के ऊपर होगा और इसके हम कॉजेज देखेंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेज देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, खुदा हाफिज।